बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है वो हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। उसमें फ़र्स्ट हमने देखा था कि अगर आपने एक बेसिक मेथड यूज़ करना है तो इसके लिए आप कैसे चेक करेंगे कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो वो आप होमोजीनियस सिस्टम कंसीडर करते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है या नॉन ट्रिवियल आता है। इफ़ इट हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन देन द गिवन सेट ऑफ वेक्टर विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर नॉन ट्रिवियल है तो वो डिपेंडेंट होंगे। आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन को पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। लीनियर अलजेब्रा में आप कैसे मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हमने एक सेट को दूसरे सेट में ट्रांसफॉर्म करना है, दूसरे सेट में हमने लेके जाना है। लेकिन जब हम मैट्रिसेस जो कि लीनियर अलजेब्रा में जितने भी आपने टॉपिक्स किए हैं अब तक वो सारे मैट्रिसेस से रिलेटेड हैं। तो मैट्रिसेस में हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी और इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि आप फंक्शन कंसिडर करते हैं। फंक्शन हम लेते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या है। फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइन टू ईच वैल्यू ऑफ एक्स कोरिस्पोंडिंग टू ईच वैल्यू ऑफ वाई। इसी तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन को लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन दोनों पैरेलल हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम मैट्रिसेस को लेके चलेंगे और फंक्शन में हम कुछ सेट लेते हैं। जैसे फंक्शन आप कंसिडर करते थे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या लेते थे, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y डिपेंडेंट वेरिएबल था। x की वैल्यू आप खुद चूज़ करते हैं और उसके कॉरस्पेंडिंग आपके पास y की वैल्यूज आती जाती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपके पास यही हम इसकी डेफिनेशन जैसे हमने फंक्शन के लिए है वैसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी करेंगे। सो आर ट्रांसफॉर्मेशन आर फंक्शन आर मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन को हम फंक्शन भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं। सो उसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल T फ्रॉम Rn टू Rm। कैपिटल R है जो उसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। इज़ अ रूल दैट असाइन टू ईच वेक्टर x। अब इसमें क्या होगा, क्या अब इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई नंबर नहीं होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि हम मैट्रिसेस को डील कर रहे हैं। टू ईच वेक्टर x इन Rn अ वेक्टर Tx इन Rm। अब देखें जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं, जैसे अब फंक्शन हम लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसमें सिंपल आप क्या करते हैं। अब जैसे अगर हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो फंक्शन को हम क्या लेते हैं कि फंक्शन इज़ अ रूल और विच मैप्स अ नंबर टू अनदर यूनिक नंबर, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे एफ ऑफ एक्स हम कंसिडर करते हैं x+3, तो x की वैल्यू हम सपोज करते हैं और इसके कॉरस्पेंडिंग y की वैल्यूज़ आ जाती हैं। 2 हमने लिया तो इसके कॉरस्पेंडिंग 5 की आपके पास वैल्यू आ गई। 8 हमने नंबर लिया तो इसके कॉरस्पेंडिंग y की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है वो x की वैल्यू सपोज करते जाते हैं और y की वैल्यूज़ आती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं कि आप जो है वो एक वैल्यू लेंगे, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, वो वेक्टर लेगी। यानी यहाँ पे जो हम x ले रहे हैं वो नंबर ले रहे हैं, लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में x कंसिडर करेंगे तो वो वेक्टर होगा। और उसके कॉरस्पेंडिंग यहाँ पे हम जो है वो फंक्शन को f से डिनोट कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हम यहाँ इसको किससे डिनोट करेंगे, t से। यानी कि आप f ऑफ x इसमें कंसिडर करते हैं तो जब हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल T, और यहाँ पे जो x आ रहा है वो क्या आ जाएगा, x वेक्टर आ जाएगा। तो t ऑफ x आपके पास जब आप करेंगे तो इसके कॉरस्पेंडिंग आपके पास जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। सो वेक्टर की आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की थी कि कैसे हम जो है वो उसको प्लॉट करते हैं और कौन सा ग्राफ ऑफ फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप लोग कर चुके हैं। हमने जो बेसिक हमने काम करना था जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था
वो ये था कि हमने फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन को पैरेलल लेके चलना है। जिस तरह आप एफ ऑफ एक्स लेते हैं इस तरह हम क्या लेंगे, टी ऑफ एक्स लेंगे। और y आप लेते हैं, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, ठीक है। तो यहाँ t हम एक फंक्शन ले रहे हैं फ्रॉम आर एन टू आर एम। अब जो आर एन आप ले रहे हैं वो x वेक्टर लेंगे, x वेक्टर आर एन का एलिमेंट होगा और जो उसके कोरिस्पेंडिंग जो रिजल्ट आ रहा है टी ऑफ एक्स जो आ रहा है वो आर एम में होगा, ठीक है। यानी जब जैसे आप एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो किस में आता है, वाई में आता है ना। तो वाई और यहाँ पे वाई क्या है, आर एम है। सो a transformation is a function or mapping T from Rn to Rm is a rule that assigns to each vector x in Rn a vector T of x in Rm. सो जिस तरह हम फंक्शन को लेके चलते हैं, डोमेन एंड रेंज आपने की और को डोमेन हमने की, इसी तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी डोमेन और को डोमेन डिफाइन करते हैं। सो द सेट आर एन जो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या होंगे, डोमेन होगी टी की, और जो आर एम होगी इसका अर्धा को डोमेन ऑफ टी। सो इसकी जो नोटेशन है, जैसे हम लेते हैं एफ, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टी हम कंसिडर करेंगे। सो टी इज़ अ मैपिंग फ्रॉम आर एन ऑन टू आर एम। सो दिस इंडिकेट्स द डोमेन ऑफ टी। टी की डोमेन क्या आ रही है, जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट होंगे वो आर एन होगी और जो को डोमेन होगी वो आर एम होगी। को डोमेन का मतलब है कि आपके पास जो इसके कोरिस्पेंडिंग आपके पास एक पूरा सेट आ रहा है वो को डोमेन है, और जो कोरिस्पेंडिंग वैल्यू उसके आ रही, जो कोरिस्पेंडिंग वेक्टर्स आ गए जो उस डोमेन में लाई कर रहे हैं वो क्या होगी, उसकी रेंज होंगी। सो फॉर एक्स इन आर एन द वेक्टर टी ऑफ एक्स, जिस तरह हम लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम कंसिडर करते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है, उसका इमेज आता है, उसकी वैल्यू आती है। तो इसी तरीके से हम टी ऑफ एक्स को लेते हैं, टी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स। सो अगर आपने टी ऑफ एक्स फाइंड करना हो इट्स मीन दैट यू हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ एक्स अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी। द सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ टी, ठीक है। जितने भी आपके पास उसके सेट बनते हैं, जितने उसकी कॉरेस्पेंडिंग वैल्यूज़ आती हैं वो क्या होंगी, इसकी रेंज होंगी। सो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हमने ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड की हैं वो क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दिस इज़ अ फंक्शन टी फ्रॉम आर एन टू आर एम। सो इट्स अ रूल दैट असाइंस टू ईच वेक्टर ऑफ एक्स इनटू अ वेक्टर टी ऑफ एक्स। सो टी हम लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आर एन ऑन टू आर एम, और जो आर एन होगी वो उसकी डोमेन होगी और जो आर एम होगी वो उसकी को डोमेन होगी। और जितने भी इसके टी ऑफ एक्स को हम कहते हैं इज़ द इमेज ऑफ एक्स अंडर टी, और जितने भी इसके सेट बन रहे हैं इमेजेस के दैट इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ टी। इस डायग्राम से हम शो करते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स वेक्टर लिया, ठीक है, और टी हमने इस पे अप्लाई किया और उसके कोरिस्पेंडिंग आपके पास क्या वैल्यू आई, टी ऑफ एक्स। ये आर एन है, ये पूरा आपके पास आर एम है। अब जो इसकी ये जितनी भी रेंज आ ये जितनी इसके इमेजेस आ रहे हैं, ये वाली इस जो ब्लू रीजन है, ब्लू शेडेड रीजन है, ये क्या है, इसकी रेंज है। और ये वाली जो पूरी स्पेस है आर एम, दिस इज़ द को डोमेन। आर एन इज़ द डोमेन, आर एम इज़ द को डोमेन, और जो इसके रेंज आ रही है, जो आपने एक्स टी पे आपने एक्स अप्लाई किया और उसके कॉरस्पेंडिंग जो इसके इमेजेस आ रहे हैं वो रेंज है। सो फॉर ईच एक्स इन आर एन टी ऑफ एक्स इज़ कंप्यूटेड एज ए ऑफ एक्स। अब क्या है कि अगर आपने टी ऑफ एक्स कंप्यूट करना है, इट्स मीन दैट यू हैव टू कंप्यूट द इमेज ऑफ एक्स अंडर टी। तो आप कैसे कंप्यूट करेंगे, अब देखें, अगर सपोज़ यहाँ पे x है, आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन में तो कोई भी रूल है ना जो आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो रूल मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, वो रूल एडिशन का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, टी की जगह हमने ए कंसिडर कर लिया कि आपके पास ए आता है और ए का हमने इमेज फाइंड करना है ए एक्स। तो इसका इमेज क्या होगा, इट्स मीन कि हमने जो ए मैट्रिक्स आ रही है और जो एक्स वेक्टर आ रहा है उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
इट्स मीन कि टी ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, ए एक्स के इक्वल आएगा। तो अगर आपने फाइंड करना हो image of x under transformation t, it's mean that you have to calculate ax. a आपके पास मैट्रिक्स है, x is a column vector. You will simply multiply these two matrices and will get the image of t, image of x under t. So for simplicity we denote such a matrix transformation by x into ax. ठीक है, यानी आप जो है अगर इसको सिंपल डिनोट करना चाहते हैं तो टी ऑफ एक्स की जगह आप क्या ले लेंगे, ए ऑफ एक्स। द डोमेन ऑफ टी इज आर एन वेयर व्हेन ए हैज़ एन कॉलम्स। ठीक है, ए के अगर एन कॉलम्स आ रहे हैं तो इसकी डोमेन क्या होगी, आर एन होगी, और इसकी कोड डोमेन आर एम होगी व्हेन ईच कॉलम ऑफ ए हैज़ एम एंट्रीज। If the range of T is the set of all linear combinations of the columns of A, because each image T of X is of the form AX. ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज उसके सिंपल आपने उसका इमेज कैलकुलेट करना है T of X, तो रेंज इसका मतलब है कि आपके पास क्या आएगी, AX आएगी। So let's do first example. Let A be a matrix, U be a column vector, C is another column vector, and define a transformation T from R2 onto R3 by T of X equal to AX so that it's given. अब क्या है कि A मैट्रिक्स हमें गिवन है, U और C कॉलम वेक्टर्स गिवन है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें डिफाइन हुई है कि ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R3 में है, यानी कि अगर आप जो है वो X कॉलम वेक्टर 2 डायमेंशनल लेते हैं, फॉर एग्जांपल X1 X2 कंसीडर करते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका रिजल्ट आता है, जो उसका इमेज आता है वो थ्री डायमेंशनल है, जैसे कि ये दी गई है टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। ये अगर गिवन ना भी हो तब भी आपने इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, इस एग्जाम्पल में गिवन है। सो टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, टी ऑफ एक्स ए एक्स के इक्वल है। ठीक है, ए हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, एक्स कॉलम वेक्टर हम खुद से सपोज करेंगे। अब देखें यहाँ से जो आपने एक्स कॉलम वेक्टर सपोज करना है वो आपने क्या कंसीडर करना है, x1 x2 टू डायमेंशनल है। वाई टू डायमेंशनल, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड फ्रॉम R2 ऑन टू R3। R2 से डिफाइन है, तो आपने जो x कॉलम वेक्टर कंसीडर करना है वो x1 x2 है। सपोज अगर यहाँ पे R3 होता तो आप x1 x2 एंड x3 कंसीडर करते हैं। आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 माइनस 3x2, 3x1 प्लस 5x2 एंड माइनस x1 प्लस 7x2। सो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। नो व्हाट यू हैव टू फाइंड, you have to find T of U. It's mean that you have to find the image of U under transformation T. In next part you have to find an X in R2 whose image under T is P. ठीक है, वन बाय वन हम इसको करते हैं। फर्स्ट हम A पार्ट करते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। Find T of U. It means that you have to find the image of U under T. अब देखें आपने T of U find करना है इसमें, तो T of X आपने कैलकुलेट किया था कि T of X कैसे कैलकुलेट करते हैं, AX के। T of U कैसे कैलकुलेट करेंगे, A of U। इट्स मीन कि आपने A और U को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो कंप्यूट टी ऑफ यू इक्वल टू ए यू। ए हमें गिवन है, यू वेक्टर भी गिवन है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया। सो टी ऑफ यू विल बी 5 1 एंड माइनस 9। बस आपने फर्स्ट पार्ट में इतना ही करना था। सेकेंड पार्ट है find an X in R2 whose image under T is P. अब देखें, इस पहले आपने इसकी स्टेटमेंट समझनी है, और जब ये स्टेटमेंट समझ आ जाए तो फिर आगे काम करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यू हैव टू फाइंड एन X, X आपने फाइंड करना है। whose image, किसका इमेज, X का इमेज। तो उसको कैसे लिखेंगे, अंडर T X का इमेज कैसे लिखेंगे, T ऑफ X। ठीक है, is B, it's mean equal to B, T of X equal to B।
यू हैव टू फाइंड एक्स। तो इसके क्या मतलब है, टी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, टी ऑफ एक्स इज ए एक्स इक्वल टू बी। इट्स मीन दैट यू हैव टू सॉल्व this equation and you have to find x column vector x1 and x2। a is given, x आपने फाइंड करना है और b भी हमें गिवन है। b यहाँ पे b दिया हुआ नहीं लेकिन b गिवन है, यहाँ मिस्टेक होगी, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन b हमें गिवन है 3 2 एंड -5। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करें और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बेशक बना लें, इसको सॉल्व करें और देखें कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो x1 x2 की क्या वैल्यूज़ आती हैं। आपने जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर ली, इसको रिड्यूस कर लिया आपने एशलॉन फॉर्म में। एशलॉन फॉर्म में आपने इसको रिड्यूस कर लिया है और यहाँ पे देखें -3 14 एंड 4, और यहाँ से वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने का। और इसके बाद जो है ना वो हमने इसको एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया तो देखें लास्ट रो जो है ना वो सारी 0 0 0 हो गया। इट्स मीन दैट सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ से देखें x1 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 1.5 और x2 की क्या आ गई -0.5। सो x वेक्टर इज़ 1.5 एंड -0.5। सो x की सिस्टम कंसिस्टेंट था, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था। आपने फाइंड क्या करना था, x इन R2, ठीक है, हमने x फाइंड करना था तो ये हमने x फाइंड कर लिया। सो द इमेज ऑफ दिस x अंडर t इज गिवन द वेक्टर b। सो आपने एक ऐसा x फाइंड करना था जिसका इमेज b आए, तो हमने x फाइंड कर लिया 1.5 -0.5 इज द वेक्टर whose image under t is b। So the next part, part C, is there more than one x whose image under t is b। आपने बताना है कि क्या x की वैल्यूज ज़्यादा हो सकती हैं, x एक से ज़्यादा हो सकता है जिनका इमेज अंडर टी बी है। किसका इमेज, x का इमेज। इट्स मीन x की इमेज को हम कैसे लिखेंगे, t ऑफ x इक्वल टू b। इट्स मीन कि आपने चेक करना है कि t ऑफ x अगर इक्वल टू b हो तो जो x की वैल्यू है वो यूनिक आती है, एक ही वैल्यू आती है या डिफरेंट भी आ सकती हैं, मतलब एक से ज़्यादा आ सकती हैं, यूनिक नहीं, एक से ज़्यादा उसकी वैल्यूज आ सकती हैं। तो देखते हैं। अब देखें जो सेकंड पार्ट था, ये सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों रिलेटेड है। सेकंड पार्ट में भी हमने यही किया है कि आपने x फाइंड करना था जिसका इमेज b आए, और यहाँ पे हमने क्या बताना है कि इज़ देयर मोर देन वन x whose image under t is b। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी पार्ट से हमने रिड्यूस करना है। अब बी पार्ट में आपने चेक किया है, एक्स फाइंड किया है जिनका इमेज बी आता है, और एक्स में आपके पास ए की वैल्यू आ रही थी, यूनिक वैल्यूज़ आ रही थी, यूनिक इमेज इसका आ रहा था, सिस्टम कंसिस्टेंट था लेकिन यूनिक वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे देखें उसकी ए की वैल्यू आती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आती, यानी इन्फिनिट सॉल्यूशंस नहीं आते, यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। सो जो थर्ड पार्ट में हमसे रिक्वायर्ड है, सो देर आर नॉट मोर देन वन एक्स हुज इमेज अंडर टी इज बी। सो देर इज एग्जैक्टली वन एक्स हुज इमेज अंडर टी इज बी। सी ठीक है, सिर्फ ए की वैल्यू है। फ्रॉम टू इट इज़ क्लियर दैट इक्वेशन वन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने किया है कि जो इक्वेशन वन है उसका यूनिक सोल्यूशन आता है, यूनिक सोल्यूशन आता है। सो देर इज एग्जैक्टली वन एक्स हुज इमेज अंडर टी इज बी। सो लेट्स डू पार्ट 4। डिटरमिन इफ सी इज इन द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी। अब आपने क्या डिटरमिन करना है कि सी जो है वो टी की रेंज में आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि सी अगर टी की रेंज में आता है तो रेंज में आपके पास कौन से एलिमेंट होते हैं जो लास्ट में आते हैं, यानी कि जो इमेज उसका आता है आप अप्लाई करते हैं, यानी टी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर बी आ रहा है
तो बी उसकी रेंज में है, ठीक है। तो रेंज को हम देख लेते हैं दोबारा। ये वाला आपके पास सेट, यानी आपने एक्स पे टी अप्लाई किया तो टी ऑफ एक्स आपके पास जो है वो क्या आ गया, रेंज। और टी ऑफ एक्स को आपने किसके इक्वल लिखा था, ए ऑफ एक्स के, ए एक्स के इक्वल लिखा था, तो रेंज क्या आती है, ए एक्स आती है। तो अगर रेंज इफ सी इज इन द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या है कि टी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है। सो टी ऑफ एक्स अगर सी के इक्वल आ रहा है, इट्स मीन ए एक्स इक्वल टू सी। सो ए एक्स इक्वल टू सी आ रहा है, तो ए आपके पास सी नाउन है, सी की वैल्यू, सी वेक्टर हमें गिवन है, ए भी हमें गिवन है, एक्स अननोन है, ठीक है। इट्स मीन कि आपने क्या करना है कि इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ देखेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट आता है देन सी विल बी इन द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी, और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो सी रेंज में लाई नहीं करेगा। So if the vector c is in the range of t, it's mean that c is the image of some x in R2, that is t of x equal to c. So t of x किसके इक्वल है, ax equal to c. So ax equal to c को आपने बताना है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप फॉर्म करें तो सिस्टम कंसिस्टेंट आता है, और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट आता है तो सी रेंज में लाई करेगा, और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है तो सी रेंज में लाई नहीं करेगा। यहाँ देखें उसको एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया, एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आप जो आपके पास जो लास्ट रो है वो आ रही है 0 0 एंड -35। यहाँ पे अगर हम इसको करें तो 0 इक्वल टू सम कांस्टेंट आ रहा है, 0 इक्वल टू सम कांस्टेंट वाली अगर कंडीशन आ जाती है तो सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। सो सी इज़ नॉट इन द रेंज ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन टी। सो यहाँ तक हमने करना था कि हमने किया कि फर्स्ट हमने ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़ाइन किया, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, एंड देन हमने एग्जांपल की कि कैसे आप जो है वो उसके इमेज को डिफ़ाइन करते हैं, और ये पार्ट्स हमने कैसे करने हैं। होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।